अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ इन्वर्स काइनेमेटिक्स। अच्छा, लास्ट टाइम जो हम इन्वर्स काइनेमेटिक्स कर रहे थे वो हमने ज्योमेट्री की बेसिस पे कर रहे थे। ज्योमेट्रिक जो अप्रोच थी हमारी, जिसमें हम मुख्तलिफ व्यूज़ के थ्रू सिस्टम को सॉल्व करते हैं, वो की थी हमने इस्तेमाल। ना तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो 3 से ज़्यादा होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट, क्योंकि आप फिर उसमें से 4 वेरिएबल्स निकाल नहीं पाएंगे। आप 4 रिजल्ट्स आपके पास आ नहीं पाएंगे, क्योंकि जितनी मोटर्स हैं ऑब्वियसली उतने ही आपके पास वेरिएबल्स हैं और उतने ही आपको इक्वेशंस चाहिए। तो उस सूरत में एक और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कि कहलाती है काइनेमेटिक डिकपलिंग। तो वो हम इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पे ये वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ पे आपके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोटिक सिस्टम हो और रिस्क भी लगी हुई हो। तो यहाँ आपको बेसिकली पता चलेगा कि रिस्क की कितनी अहमियत है। इन्वर्स काइनेमेटिक्स या काइनेमेटिक्स सॉल्व करने के लिए रिस्क कितनी अहमियत का हामिल है, और क्या उसके फ़वाद होते हैं जब आप सॉल्व करने जा रहे होते हैं आइदर फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स और इन्वर्स काइनेमेटिक्स। अच्छा, तो पहले तो थोड़ा सा जो है ना काइनेमेटिक डिकपलिंग को समझ लीजिए कि काइनेमेटिक डिकपलिंग का मतलब क्या है। तो डिकपलिंग का मतलब सिंपली आपको उसके वर्ड्स की मीनिंग से ही जाहिर हो रहा होगा कि हम दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं सिस्टम को ना। तो हम एक साथ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो हम सिस्टम को दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं, और ये तोड़ना जब ही मुमकिन है जब आपके पास सिस्टम में रिस्क लगी हो। ठीक है, और रिस्क का क्या फ़ायदा होगा वो भी यहाँ पे आपको जो है वो पता चलेगा। तो पहले हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं ये मेथड सॉल्व करने के, तो हम स्टेप्स भी देखते हैं और उसको साथ में ये भी डिफाइन करते हैं कि काइनेमेटिक डिकपलिंग का मतलब एग्जैक्टली है क्या। तो पहला स्टेप हमारा ये है, फाइंड द रिस्ट सेंटर कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द एंड इफेक्टर कोऑर्डिनेट्स। पहले तो ये बात का ख्याल रख लें आप कि ऑब्वियसली बात है कि जब इन्वर्स काइनेमेटिक्स आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो आप चीज़ें आपको पता है वो क्या है। तो ऑब्वियसली आप जो एंड इफेक्टर है उसकी पोजीशन और उसकी ओरिएंटेशन दोनों पता हैं आपको। तो आपको ये जो एंड इफेक्टर है ये स्पेस में किस जगह पर है और इसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसकी कंप्लीट नो हाउ है आपके पास। तो आपको इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट भी पता है और किस एंगल में है ये, कुछ ना कुछ एंगल हो सकता है ऐसा कहीं पे भी स्पेस में है, क्योंकि तो किस एंगल के ऊपर है वो तमाम आपको नॉलेज है। तो ये तो पता है आपको। ठीक है, यहाँ जो पहला स्टेप है उसमें हम क्या निकालना चाह रहे हैं, रिस्ट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहे हैं। तो रिस्ट सेंटर कहाँ होता है, हमारा ऑब्वियसली ये मानना है कि ये जो तीनों मोटर्स हैं आपकी लास्ट थ्री, ये रिस्ट की मोटर्स हैं। ठीक है, तो और ऑब्वियसली इनके दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ये कोई डिस्टेंस नहीं है, ये कोई डिस्टेंस नहीं है, और जो इस तीनों का जो सेंटर है वो इस पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, जो तीनों मोटर्स का सेंटर है वो सेंटर वाली मोटर के ऊपर है, और वो सेंटर वाली मोटर है वहाँ से जो डिस्टेंस है एंड इफेक्टर का वो D6 है। इसको सिंपली इस तरह समझ लीजिए कि जो आपकी रिस्ट है और जो आपकी फिंगर की टिप है उसका डिस्टेंस D6 है। ठीक है, जो आपकी रिस्ट है और जो आपकी फिंगर की टिप है उसका डिस्टेंस D6 है आपके पास। तो तीनों जो आखिरी तीनों जो आपके पास ये इन तीनों मोटर्स के एक्सेस हैं वो इधर ही इसी पॉइंट के ऊपर है, उनका ओरिजिन भी इसी पॉइंट पे है, आपस में कोई डिस्टेंस नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली शो करने के लिए आपको थोड़ा डिस्टेंस शो करना पड़ता है, वरना तमाम मोटर्स को आप एक जगह पे शो करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई टू सॉल्व द सिस्टम। ठीक है, तो हमें करना क्या है, पहले ये इसकी पोजीशन पता है और हमने इसकी पोजीशन निकालनी है। फिलहाल कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमने, अभी हम ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहे। तो इसकी पोजीशन से इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से वी नीड टू फाइंड द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड रिस्ट सेंटर, जिसको रिस्ट सेंटर बोलते हैं, हम रिस्ट सेंटर कहेंगे। अब जो भी सेंटर की जो पॉइंट होगा जहाँ पे तीनों मोटर्स के एक्सेस एक जगह पे आ रहे होंगे वो रिस्ट सेंटर कहलाएगा। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, तो ये पहले नोट्स पढ़ लेते हैं कुछ। हमारा फ़ायदा इसमें यह है कि जो हम अजम्पशन ये कर रहे हैं, जबकि अजम्पशन नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट साइंस है बेसिकली। तो फर्स्ट थ्री जॉइंट्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोजीशन ऑफ द एंड इफेक्टर। तो ये जो तीन जॉइंट्स हैं 1 2 एंड 3, हमारा मानना अब ये है कि ये तीनों जॉइंट्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं ओनली फॉर द पोजीशन ऑफ दिस एंड इफेक्टर। ठीक है, वाइल लास्ट थ्री जॉइंट्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिएंटेशन ऑफ एंड इफेक्टर। तो बाकी जो तीन रिस्क के आपके पास जॉइंट्स हैं वो सिर्फ ओरिएंटेशन के लिए, वो सिर्फ एंगल चेंज करने के लिए, वो सिस्टम एंड इफेक्टर को एक्स वाई जेड में मूव नहीं कर सकता। Therefore, the solution can be divided into two relatively simple problems. तो आप इस सिस्टम को
दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, जिसमें पहला पार्ट क्या होगा, इन्वर्स पोजीशन काइनेमेटिक्स, जिसमें हम पोजीशन निकालेंगे इस एंड इफेक्टर की। सेकंड पार्ट इन्वर्स ओरिएंटेशन काइनेमेटिक्स, कि हम जो है ओरिएंटेशन के थ्रू एंगल्स निकालेंगे, ठीक है। तो इन्वर्स पोजीशन काइनेमेटिक्स में पोजीशन गिवन है, आप बाकी थीटास जो अवेलेबल है वो निकालेंगे, और फिर आप ओरिएंटेशन से निकालेंगे जो बाकी थीटास रह जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस जो रिस्ट के कोऑर्डिनेट्स पता हों, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने पोजीशन तो निकाल ली, फिर हम उसके बाद ओरिएंटेशन पे जाएंगे। तो अगर मैं इसको वापस उसी चैप्टर पे चलूँ जहाँ पे हमने रोटेशन मैट्रिसेस सॉल्व किए थे और जो डिस्टेंस को हमने मल्टीप्लाई करवाया था रोटेशन मैट्रिसेस से, इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल रोटेशन एंड डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम, तो वहीं वापस चलता है। तो एक मैं फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्ट, पहले तो यहाँ डिफाइन कर देते हैं कुछ चीज़ें। तो ये हम डिफाइन कर रहे हैं OC, जो कि आपका रिस्ट का सेंटर है, और फिर हम ये डिफाइन कर रहे हैं O6, ठीक है, क्योंकि ये O0 1 2 3 4 5 6, तो O6 इज द सेंटर ऑफ योर एंड इफेक्टर। तो ये डिफाइन कर दिया हमने। अब और ये लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है कि OC इज द रिस्ट सेंटर एंड O6 इज द एंड इफेक्टर सेंटर, तो इसमें तो ये सिंपल है कुछ। अच्छा, अब जो Z6 होगा, नॉर्मली क्या करते हैं हम, जो लास्ट आपकी मोटर होती है उसके जो एक्सेस होते हैं एग्जैक्टली उन्हीं एक्सेस को हम एंड इफेक्टर पे बनाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपका Z5 डाउनवर्ड जा रहा है तो Z6 भी आपने डाउनवर्ड ही ले लिया, क्योंकि हम नॉर्मली यही करते हैं। और Z5 को हमने ऊपर क्यों शो किया हुआ है, क्योंकि वही सेंटर है रिस्ट का। Z5 है तो इस मोटर का, लेकिन उसको हमने ऊपर शो किया हुआ है क्योंकि वो रिस्ट का सेंटर है, वो तीनों मोटर्स वहीं के ऊपर है। मैं कई बार ये रिपीट कर चुका हूँ। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ जो ये D6 है, जो टोटल जो मूवमेंट है D6 की, ये हमेशा Z एक्सिस के पैरेलल ही रहेगी, Z5 के पैरेलल रहेगी, Z6 के पैरेलल रहेगी। तो ये जितना भी आप सिस्टम को मूव कर लें, ये हमेशा दोनों पैरेलल रहेंगे, और ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा आपका पैरेलल ही रहेगा Z5 या Z6 के, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता है, इसकी पोजीशन पता है, और हमने रिस्ट सेंटर की पोजीशन निकालनी है। तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, तो ज़रा गौर कीजिए इस चीज़ पे। तो हम कर कह रहे हैं, दिस इज़ द थिंग जो मुझे पता है, ठीक है ना, यानी कि 6 जो आपका एंड इफेक्टर की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू 0 कोऑर्डिनेट फ्रेम, वो मुझे पता है, यानी कि O60, तो ये मुझे पता है। और ये किससे मिल के बन रही है, एक तो डिस्टेंस आपका आ गया OC0, मतलब रिस्ट सेंटर का कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू 0, ये वेक्टर आ गया आपका, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को आपने बराबर रखना है तो ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, जो लास्ट टाइम हमने किया था कि डिस्टेंस से पहले हम रोटेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवाते थे, वही किया। तो D6 जो यहाँ पर है वो बेसिकली Z5 और Z6 के 6 में बताया हुआ डिस्टेंस ना आपको। तो यहाँ पे अज्यूम ये करते हैं कि D6 जो है वो 6 कोऑर्डिनेट फ्रेम की टर्म में ही है। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे तो 0 की टर्म में चाहिए, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस गिवन है ये 0 की टर्म्स में नहीं गिवन, ये 6 कोऑर्डिनेट फ्रेम की टर्म्स में गिवन है, ठीक। लिखा हुआ नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो, तो इसलिए D6 का मतलब आप ये समझ लें कि D6 6 है ये। तो D6 डिस्टेंस और 6 कोऑर्डिनेट फ्रेम की टर्म्स में ही गिवन है यहाँ पे। तो इसको तो हमने 0 में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस डिस्टेंस विद अ रोटेशन मैट्रिक्स विच कन्वर्ट 6 कोऑर्डिनेट फ्रेम इनटू 0 कोऑर्डिनेट फ्रेम, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो इन दोनों जो आपके सेंटर है इन दोनों का डिस्टेंस था वो D6 आ गया, ठीक है। उसको हमने रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके 0 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और फिर सिंपली आप इस डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो ये जो आपके पास दो वेक्टर्स हैं इनको हम रिलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। अच्छा, अब हमने निकालना तो ये है, ठीक है, जो रिस्ट का सेंटर है, जो रिस्ट के कोऑर्डिनेट्स है। तो सिंपली इसको जो हम थोड़ा रीअरेंज कर देंगे तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। तो जो अननोन चीज़ है वो हमने लेफ्ट पे रख दी। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि D6 तो हमें पता होगा, ऑब्वियसली बात है। व्हाट अबाउट, क्योंकि D6 तो लेंथ है ना, तो वो तो हमें पता है, वो तो जो रोबोटिक सिस्टम है उसकी एसेंस है, वो तो उसका जो है जो लेंथ लिंक्स वगैरह है उसकी लेंथ जो तमाम है वो हमें पता है। तो D6 तो हमें पता है। अब हम बात इस पे करते हैं कि व्हाट इज R60, क्या ये हमें पता है।
तो R60 क्या डिफाइन कर रहा है? R60 डिफाइन कर रहा है कि इस एंड फैक्टर की ओरिएंटेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस जीरो कोऑर्डिनेट फ्रेम। तो क्या हमें इन्वर्स काइनेमेटिक्स में ये पता होता है? ऑब्वियस हमें पता होता है, क्योंकि हमें इन्वर्स काइनेमेटिक्स में इस एंड फैक्टर की पोजीशन भी पता है, उसकी ओरिएंटेशन भी पता है। तो ये जो है हमें पता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो ये मैट्रिक्स है ये हमें पता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपना एंड फैक्टर किस एंगल में कहाँ पे चाहिए, उसके एंगल्स क्या होंगे। तो यही तो बता रहा है ये रोटेशन मैट्रिक्स के उसके एंगल्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू जीरो कोऑर्डिनेट फ्रेम। तो ये हमें पता है। अब आइडेंटिफाई ये करते हैं। लेट्स सपोज R06 निकालना आपने, और अभी अगर मैं इसको इन दोनों को देखूं, Z6 आपका डाउनवर्ड जा रहा है। लेट्स सपोज जो आपका Z0 है यहाँ पर वो भी डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। और हम इसी पोजीशन में निकाल रहे हैं क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो एंड फैक्टर हो वो फाइनल पोजीशन में यूं ही नज़र आए जिस तरह ये नज़र आ रहा है। और उसकी एग्जांपल किस तरह ले सकते हैं आप? लेट्स सपोज कि एक पीसीबी जो है, जो आपके मोबाइल में जो आपके सर्किट्स होते हैं, वो उस पर आप जो है वो सोल्डरिंग वगैरह कर रहे हैं, सर्किट बना रहे हैं वो। तो बेसिकली आपका जो आर्म होगा वो वर्टिकली आ रहा होगा उस चीज़ के ऊपर, और वो चीज़ जो होगी, जो पीसीबी होगी, वो हॉरिजॉन्टली रखी होगी, और ऊपर से आपका जो आर्म, जो एंड फैक्टर आएगा, जो भी उसमें टूल लगा होगा, वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। तो बेसिकली ये हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है कि मुझे यहाँ पे अपना एंड फैक्टर चाहिए। ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इस वक्त Z6 का है, डाउनवर्ड है। लेट्स सपोज Z0 जो आपका पहला होगा वो भी डाउनवर्ड होगा। तो इसका मतलब जो, अगर मैं इन दोनों को कोऑर्डिनेट फ्रेम 0 और 6 को कंपेयर करूँगा, तो Z जो है वो तो पैरेलल आ गया, ठीक है। तो वो इसका मतलब क्या होगा? Z पैरेलल आ गया तो क्या बनता है वहाँ पे? अगर Z का मैं कॉलम लूँगा तो 0 0 1 बनेगा, क्योंकि Z एक्सिस पे आपका 1 आता है, बाकी X Y पे तो नहीं आएगा, वो जो हम रोटेशन मैट्रिक्स बनाते थे। तो अजम्पशन एक चांस ले लेते हैं कि हम इसको ऐसा बना देते हैं, जो रोटेशन मैट्रिक्स है वो आपको इसको इस तरह ले लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो X, इन दोनों के जो X0 है और X6 है वो अपोजिट है, जब यहाँ -1 आ रहा है, ठीक है। और जो Y0 है और Y6 है वो भी दोनों अपोजिट है, अगेन -1 आ रहा है। लेकिन जो Z है दोनों के वो एक ही डायरेक्शन में, यानी कि Z0 भी डाउनवर्ड जा रहा है और Z6 भी आपका डाउनवर्ड जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे 1 आ रहा है। अच्छा, ये आप तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिया हुआ है, तो ये तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप लेंगे। अभी क्या रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमारा जो एंड फैक्टर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड हो और वो नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हो, ठीक है। तो इसीलिए ये इस तरह की रोटेशन मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास। अच्छा, तो इसका मतलब अननोन के बचा, ये पता है हमें, क्योंकि जो एंड फैक्टर की पोजीशन तो पता है हमें, रोटेशन मैट्रिक्स यहाँ से आ गया है, एंड फैक्टर की ओरिएंटेशन भी पता है हमें, D6 द डिस्टेंस बिटवीन द रिस्ट सेंटर एंड द एंड फैक्टर वो भी पता है हमें। तो इसका मतलब तो सवाल सॉल्व हो गया यहाँ पे, यानी कि हम आराम से अपने रिस्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो रिस्ट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो अगर ये मैं डाल भी दूँ यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो D6 को मैंने अजम्पशन ले लिया कि D6 जो है, क्योंकि सिर्फ Z डायरेक्शन में तो 0 0 6 आएगा, 6 ले लिया। 6 का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ D6, ये 6, लेट सपोज 6 जो है वो इंचेस है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 6 कर दिया इसको। तो X में ऑब्वियसली कोई मूवमेंट नहीं है, X में कोई नहीं है, Y में भी कुछ नहीं है, और Z में सिर्फ ये 6 आपके पास इंचेस है। तो ये मैंने एग्जैक्टली इसमें डाल दिया। अब ये देखें आप करते क्या थे, हम दोबारा जो कॉन्सेप्ट है मैट्रिसेस का वो दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज़ योर I वेक्टर, दिस इज़ योर J वेक्टर, दिस इज़ योर K वेक्टर। तो I वेक्टर विल गेट मल्टीप्लाइड विद द I कंपोनेंट, J vector will get multiplied with the J component, K vector will get multiplied with the K और Z component। तो इसका मतलब ये टर्म तो 0 हो गई ना, दिस विल गेट मल्टीप्लाइड विद 0 0, दिस विल गेट मल्टीप्लाइड विद 0 0। सिर्फ यही टर्म बचेगी जो 6 से मल्टीप्लाई होगी, और उसमें भी सिर्फ Z कंपोनेंट ही बचेगा। तो क्या बनेगा कि आपका, अगर सिंप्लीफाई करें तो जो ये सिस्टम में ये कंप्रेस होकर इस तरह से बन जाएगा, यानी कि 6 डिस्टेंस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द Z एक्सिस। और कॉन्सेप्ट भी यही है कि जो वेक्टर होता है, x है तो वो x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, y है तो y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, z है तो z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे एक्जैक्टली वही हो रहा है। और दूसरी बात ये कि i j के क्यों नहीं आएंगे यहाँ पे, नाउ 6 0 0 6 0 0, तो सिर्फ z कंपोनेंट ही बनेगा, क्योंकि जो मूवमेंट टोटल की टोटल जो मूवमेंट है वो z कंपोनेंट में ही है। तो i j तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता यहाँ पे। तो इसीलिए दिस 6 विल गेट मल्टीप्लाई ओनली विद द z कंपोनेंट,
ठीक है, क्योंकि इस डिस्टेंस का आई और जे में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ तक हम आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और डिफाइन करते हैं इसको थोड़ा और, क्योंकि वेक्टर्स की टर्म में शो करने के लिए या मैट्रिसेस की टर्म में शो करने के लिए लेट्स यहाँ लिखते हैं हम ये कि जो ओ सी है, जो आपका रिस्क का सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स सी वाई सी जेड सी हैं, और जो आपका ओ सिक्स यानी कि जो आपका एंड फैक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स ओ एक्स ओ वाई ओ जेड हैं। तो ये जो वेक्टर्स हैं ये मैं इसमें डाल सकता हूँ ऑब्वियसली। तो ओ सी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स सी वाई सी जेड सी, और ओ सिक्स की जगह क्या आ जाएगा, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे डी सिक्स ऑब्वियसली तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ जो हमने ये R13 R23 R33 लिखे हैं, ये जिस तरह आप मैट्रिक्स के अंदर आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं कि उसका रो और कॉलम क्या है, तो वो यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। तो ऑब्वियसली 1 3 का मतलब है फर्स्ट जो आपकी रो है और थर्ड कॉलम है। तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली बात है कि हम इस तीसरे वाले की ही बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ 1 3, दिस इज़ 2 3, दिस इज़ 3 3। तो वही हमने उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, अब हमें इसमें से कितनी चीज़ें पता है। ऑब्वियसली ये हमें पता है, कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन है, एंड फैक्टर की नॉन है, पता है, नॉन है। D6 भी पता है मुझे, और तमाम जो रोटेशन एलिमेंट है वो तमाम पता है। तो इसका मतलब जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पोजीशन है रिस्ट सेंटर की, अब आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये मुझे न्यूमेरिकली पता है, इसके मुझे नंबर्स पता है कि कितने इंचेस कितने फीट्स के ऊपर है ये। तो मुझे ये पता है कि ये एक्स सी मतलब कि ये जो रिस्ट सेंटर का की जो पोजीशन है इन एक्स एक्सिस फ्रॉम द बेस फ्रेम वो कितना है, वाई में कितना है फ्रॉम द बेस फ्रेम, और जेड में कितना है फ्रॉम द बेस फ्रेम। तो ये जो पहला स्टेप था कि हमने रिस्ट सेंटर की पोजीशन निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप इज जस्ट टू डू इनवर्स काइनेमेटिक्स ऑफ फर्स्ट 3 जॉइंट्स टू फाइंड इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट 3 जॉइंट वेरिएबल्स। तो करना क्या है, अब हमें पोजीशन ये तो कर ली है हमने, इसकी जो पोजीशन थी रिस्ट सेंटर की वो निकाल ली है। अब हम इन 3 जॉइंट्स को अलग सॉल्व करके इनवर्स काइनेमेटिक्स लगा के θ1 जो कि ये है, θ2 और θ3 की इक्वेशंस निकालेंगे। अच्छा, इन दोनों को कंपेयर करें आप, इस डायग्राम को, इसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इसको, तो ये जो पॉइंट है क्या है, दिस इज योर रिस्ट सेंटर। ये जो पॉइंट है यही तो पॉइंट है ये, क्योंकि ये तीनों मॉडल्स तो एक ही जगह पर हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट्स है रिस्ट सेंटर के, जो कि हमें पता है। समझ रहे हैं आप? अच्छा जी, तो अब ये जो सवाल है ये हम पहले कर चुके हैं, तो वहीं से हम रिजल्ट उठा लेंगे। कहाँ करा हुआ है हमने, आपको दिखा देता हूँ। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें ये जो रिज़ल्ट है ये वही, सॉरी, ये जो आपके पास ये जो रिज़ल्ट है ये θ2 θ3 ये वही सवाल है बिल्कुल। तो हमने उस यहाँ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वहाँ पे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, लेकिन हम शुरू के 3 सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं इस θ2 θ3 और θ1 का जो रिज़ल्ट है वो आराम से यहाँ पे ले सकता हूँ। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा काम ये था कि हमने इन्वर्स काइनेमेटिक्स लगा के जो है फर्स्ट 3 जो जॉइंट्स थे उनके रिजल्ट्स निकालने थे। तो वो हम रिजल्ट यहाँ पे तीनों लिख देंगे आराम से, जो हमने पहले निकाला है मैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 θ1 θ2 θ3 वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये जो पोजीशन से जो पोजीशन थी ओसी की, जो ओसी की पोजीशन थी उससे हम θ1 θ2 θ3 निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो आधा जो इन्वर्स काइनेमेटिक्स है वो सॉल्व हो चुकी है। आप θ1 निकाल चुके हैं, θ2 θ3, क्योंकि वो शुरू के 3 जो थीटास जो एंगल्स हैं वही पोजीशन चेंज कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके पास एक्स और वाई गिवन है ये ओसी के कोऑर्डिनेट्स हैं। जितने भी आपके पास जो वाई हो गया, एक्स हो गया, और यहाँ पे R1 भी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एक्स और वाई से ही आ रहा है, वो भी R भी वहीं से आ रहा है, R3 R2 वगैरह। तो तमाम जो हैं वो OC की टर्म से आ रहे हैं, तो यहाँ से आ रहे हैं वो XC YC ZC से। ठीक है, तो ये हम सॉल्व कर लिया यहाँ पे हमने। तो पोजीशन से हमने 3 एंगल्स शुरू के निकाल लिए हैं, क्योंकि हमारा मानना ये था कि शुरू के 3 एंगल्स ही सिस्टम की पोजीशन डिफाइन करेंगे। अब हमने सॉल्व क्या करना है फॉर θ4 θ5 θ6, जो कि ओरिएंटेशन चेंज करेंगे एंड फैक्टर की, और वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, टिपिकल है थोड़ा। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये कहता है कि स्टेप 3 में ये करना है आपने कि यू नीड टू फाइंड R30 यूजिंग फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स ऑफ फर्स्ट 3 जॉइंट्स।
अभी इस स्टेप आप समझ लें, जब ये आप एक साथ देखेंगे तो आपको और आइडिया होगा कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम R30 यानी कि रोटेशन मैट्रिक्स निकालना चाह रहे हैं हम, थर्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं जीरो कोऑर्डिनेट फ्रेम। तो कैसे करेंगे हम, तो ये तीन मॉडल्स तो गिवन है, आप इसमें एक्सिस भी डिफाइन कर सकते हैं आराम से। तो आप आराम से DH कन्वेंशन लगा के R30 बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। इसी सिस्टम के ऊपर आप अगर आप फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स लगाएंगे तो जो सिर्फ रोटेशन पार्ट है सिर्फ वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको आता है, तो मैं सिर्फ रिजल्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें से रोटेशन पार्ट क्या है आपका, ऑब्वियसली R30 आपका ये वाला पार्ट है जो 3x3 का आपका मैट्रिक्स बनता है, वो आपका रोटेशन है। और ये आपके XYZ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उस पर तो हम जा नहीं रहे फिलहाल। तो ये हमने निकाल लिया है। अब ये बताएं कि क्या ये चीज़, ये जो पूरा मैट्रिक्स है, क्या ये हमें पता है, मतलब न्यूमेरिकली पता है हमें, इसमें कुछ वेरिएबल्स मतलब XYZ की टर्म्स में नहीं आना चाहिए, ये थीटा की टर्म्स में नहीं आना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से थीटाज आ रहे हैं, θ1 θ2 θ3, दैट्स इट, सिर्फ ये 3 थीटाज ही आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये तीनों थीटाज तो हम निकाल चुके हैं। कहाँ निकाला है हमने, पिछले स्टेप में। भाई यहाँ पे तो तमाम चीज़ें θ1 θ2 θ3 हमें पता चल गया न्यूमेरिकली, क्योंकि ये सब चीज़ें तो नॉन है। तमाम कंपोनेंट्स OC के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तमाम लेंथ्स पता हैं। तो इसका मतलब वी नो θ1 θ2 θ3। इसका मतलब जो ये R30 ये भी हमें पता है, क्योंकि तमाम एंगल्स इस जो आपके 3x3 का मैट्रिक्स बन रहा है सब पता है आपको। तो साइन लगाना कोसाइन लगाना इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो ये हमें फुली पता है न्यूमेरिकली, नंबर्स में पता है हमें। तो ये R30 हमने साइड पे कर दिया। अब अगला ये है कि हमने इन्वर्स निकालना है R30 का। तो दिस इज़ वेरी इजी, अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता तो आप R30 का इन्वर्स भी आराम से निकाल लेंगे। बस एक बात का ख्याल रखना है आपने कि जो R है उसकी एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि R इन्वर्स बराबर है R ट्रांसपोज के। तो ये आप आराम से उसका ट्रांसपोज को भी एज अ इन्वर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका वही वैसे R इन्वर्स आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई इतना इसमें बड़ा मसला नहीं है। न्यूमेरिकली आपको पता है तो आप आराम से R इन्वर्स निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 क्या कहता है, फाइंड R63 बाय अप्लाइंग फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स टू लास्ट 3 जॉइंट्स। जो हमने R30 के लिए किया था हम वो R63 के लिए कर रहे हैं। तो इन तीनों के लिए हम एग्जैक्टली वही करेंगे कि हम जो है इस पे DH कन्वेंशन लगाएंगे तीनों पे, तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे मैट्रिसेस को, और जो रिजल्ट आएगा उसमें से R63 निकाल लेंगे। तो जो लास्ट टाइम सॉल्व किया था, लास्ट स्टेप में सॉल्व किया था, एग्जैक्टली वैसे ही कुछ रिजल्ट आपके पास यहाँ पे भी आएगा। और यहाँ पे ये आपका जो कहलाएगा वो R63 है। अब ये R63 जो है, जो कि इन तीनों होमोजीनियस मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आया है, क्या ये हमें पता है, क्या ये न्यूमेरिकली पता है हमें? नहीं पता है। क्यों? बिकॉज θ4 θ5 θ6 आ रहे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, θ4 θ5 θ6 आ रहे हैं। तो वो तो हमें पता ही नहीं है, वो तो हमें निकालना है। तो इसका मतलब R63 इज अननोन, ये हमें अभी नहीं पता है, नॉट नोन, हमें न्यूमेरिकली नहीं पता है। अच्छा जी, तो अब आप देख लेंगे हमने 3 चीज़ें निकाली, हमने 3 रोटेशन मैट्रिक्स निकाले हैं यहाँ पे, R30 R63 और R60 पहले निकाल चुके हैं हम। जो पहले स्टेप में हमने R60 निकाला था। तो अब 6 स्टेप में वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि आपने जो डिजायर्ड आपका R60 जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यू मस्ट नो द ओरिएंटेशन ऑफ द एंटी फैक्टर। तो वो वही वाली है जो लास्ट दोबारा रिपीट कर देते हैं उसको। तो वही जो मैट्रिक्स था जो पहले स्टेप में हमने R60 निकाला था वो। और ऑब्वियसली बात है कि हमें फुली नॉन है न्यूमेरिकली, क्योंकि हमें ये पता है कि हमने अपना एंटी फैक्टर किस एंगल में चाहिए, क्या काम लेना है उससे। तो अब 3 रोटेशन मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे पता है, R60 R30 और R63। तो क्या मैं इन तीनों को कंबाइन कर सकता हूँ? जी हाँ, अब आप इन तीनों को बड़े आराम से कंबाइन कर सकते हैं। आप तीनों मैट्रिक्स को मैं आज लिख रहा हूँ। तो पहला R60 फुली न्यूमेरिकली नॉन, R30 पूरा टोटली पता है आपको, और अननोन क्या है, R63 है। तो आपने निकालना क्या है, आपने इन तीनों को कंबाइन करना है। कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। आपको पता है कि R60 इज नथिंग बट R30 63। अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप 6 to 3 एंड 3 to 0, तो वो R6 to 0 बन जाएगा। तो ये रोटेशन मैट्रिक्स का बड़ा अच्छा सा रूल है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें से ये हमें पता है, ठीक है, और हमें ये भी पता है। तो हम R30 को अगेन वहाँ ले जाएंगे तो इन्वर्स में आ जाएगा। वो इन्वर्स लिख दें आप, ट्रांसपोज लिख दें, आपको पता है एक ही बात है। तो ये अब आपके पास रिजल्ट है, इसको इस्तेमाल करना है आपने। कैसे इस्तेमाल करना है इसको अगले हम स्लाइड पे लेके चलते हैं। तो इसको इस्तेमाल इस तरह करना है कि ये दोनों पता थे,
तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मैंने रैंडम मैट्रिक्स ही उठा के लिख दिया है, डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कोई ना कोई टर्म आपके पास न्यूमेरिकली आएगी, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस आपको न्यूमेरिकली पता है, ठीक है। तो ये कुछ भी आगे मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल वाइज समझाने के लिए यहाँ पे वही मैट्रिक्स उठा लिया जो कि R60 था। और लेफ्ट पे क्या आएगा, R36, जो पता ही नहीं है। ये जो R36 है आपका, ये तो पता ही नहीं है आपको, दिस वन, ठीक है। तो ये आपके पास एक रिजल्ट बन के आ गया कि एक जो मैट्रिक्स है वो दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है, जिसमें राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है वो सब न्यूमेरिकली पता है, नंबर्स पता है हमें, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वो नहीं पता है। तो निकालना है क्या इसमें से, हमने 3 चीज़ें निकालनी है। वी नीड टू फाइंड θ4, θ5, θ6। तो अब क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आप कंपेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स को, और कौन से एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे जो आसान है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस C5 यानी कि cos θ5 किसके बराबर है, 1 के। तो इसका मतलब आप θ5 निकाल लेंगे, इट्स वेरी इजी, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, θ5 आ गया तो यू कैन नाउ कंपेयर दिस साइन θ5 साइन θ6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ से आप आराम से θ6 निकाल लेंगे, तो θ5 भी आ गया, θ6 भी आ गया। फॉर θ4 यू कैन आइदर यूज दिस वन और दिस वन, डिपेंडिंग आपकी चॉइस है ये, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5 तो पता है आपको। तो साइन जो है, जो आपके पास साइन θ5 है वो दोनों में पता है, तो आप आइदर θ4 कोसाइन से निकाल लें या साइन से निकाल लें। तो वो आप इसको या 0 से कंपेयर कर लें या इसको 0 से कंपेयर कर लें। तो यहाँ पे हमारा आखिरी पॉइंट क्या था कि आपने तमाम जो थीटाज हैं, θ4, θ5, θ6 वो निकालने हैं बाय कंपेयरिंग अ न्यूमेरिकल मैट्रिक्स, और किसके बराबर है वो, एक जो है वो मैट्रिक्स जो कि आपके पास वेरिएबल की टर्म्स में आ रहा है। आराम से आप जो बकिया आपके थीटाज से वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो शुरू के 3 थीटा थे उनको पोजीशन से निकाला है, क्योंकि हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि वो पोजीशन जो शुरू के 3 थीटास 3 मोटर्स हैं वो पोजीशन चेंज करती हैं एंड इफेक्टर की। और जो बाकी 3 थीटास थे, θ4, θ5, θ6, वो हमने ओरिएंटेशन से निकाले हैं मुख्तलिफ रोटेशन मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो ये होपफुली आपको बात समझ आई होगी। अच्छा, अब मैं ये जो पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे की गई है, मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं एज जो है वो असाइनमेंट आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। तो इसमें करना क्या है, आप लोगों ने अपना कोई R06 अपना इस्तेमाल करना है कोई भी, ठीक है, क्योंकि आपको R06 चाहिए। बाकी सब रिजल्ट इसमें आप R36 तो पहले से गिवन ही है यहाँ पर पूरा रिजल्ट, तो ये तो चेंज नहीं होगा। तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा और आपने इसको रिजल्ट निकालना है। बाकी तमाम चीज़ें सॉल्व है, बस आई वांट कि आप सब इसको हाथ से एक बार सॉल्व करें और ये एज असाइनमेंट आपने जमा कराना है। तो मैं ये ग्रुप में अपलोड नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग वीडियोस देख के भी असाइनमेंट करें, क्योंकि वीडियोस पे जो है वो लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। तो ये जो असाइनमेंट है ये सिर्फ यही शो कर रहा हूँ। तो क्या करना है, आपने जो सवाल अभी यहाँ पे पूरा हुआ है इसी को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अपना R60 लेना है, यहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी आप चाह रहे हैं कि किसी खास एंगल में आपका एंटी फैक्टर हो तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं, सिंपल रखें, वो आपकी मर्जी है। और तमाम थीटाज आपने आइडेंटिफाई करना है, यानी कि पूरा आपने इन्वर्स काइनेमेटिक्स को सॉल्व करना है। तो ये आपका असाइनमेंट है। डेडलाइन मैं यही बता रहा हूँ, इसकी डेडलाइन जो है वो 9 मई, ठीक है, रात 12 बजे से पहले आपने LMS पे अपलोड करना है, मैं वहाँ पे शो कर दूंगा इसको। तो ये जो है आपने पूरा सवाल सॉल्व करना है, अपना मैट्रिक्स इस्तेमाल करना है, और 9 मई को इसकी डेडलाइन है 12 बजे। अच्छा, अब इसके बाद जो अगली वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसमें इस सिस्टम को मैटलैब के ऊपर सॉल्व करेंगे, तो आपको और भी समझ आएगा कि ये कैसे सॉल्व होता है, रिजल्ट किस तरह आता है इसका, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ आएंगी। तो इसको सॉल्व करें आप, इन्वर्स काइनेमेटिक्स बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। अगेन द सेम रिस्ट यहाँ पे लगी हुई, सिर्फ आपके शुरू के 3 जो मोटर्स हैं वो चेंज हो रही हैं, बल्कि आसान हो गया, क्योंकि यहाँ जब भी आपके सिस्टम में प्रिज्मेटिक जॉइंट आएगा तो आपकी इन्वर्स काइनेमेटिक्स आसान हो जाएगी, कम से कम शुरू की, ठीक है, क्योंकि प्रिज्मेटिक जॉइंट इज़ मच ईजियर टू सॉल्व देन अ रेवोल्यूट जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अभी मैं फ़ौरन ही एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम मैटलैब इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली जो हम काम कर रहे थे इसको हम सॉल्व करेंगे थ्रू मैटलैब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।